हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 28 पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि क्योंकि आया जब सरस बसंत, सजा पाटल से अपने हाथ, गए तर्कों के मेरे तार, टूट उसके आने के साथ। इस मनोवैज्ञानिक स्थापना में बहुत कुछ सत्य है कि मनुष्य जो भीतर से होता है, बाहर से उसके विपरीत अपने को दिखाने का प्रयत्न करता है। कायर अपने को बहादुर सिद्ध करना चाहता है, कामी अपने को विरागी, भाव भीगा अपने को तर्क शुष्क, लेकिन अपनी आरोपित सतर्कता से वह चूका ही कि अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। शायद अंत में मनुष्य को अपना स्वभाव स्वीकार करने और उसका यत्किंचित परिष्कार कर लेने में ही थोड़ा बहुत शांति मिल पाती है। फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स अर्थात तत्वमीमांसा तब विद्यार्थियों को लेनी पड़ती थी, जिसमें बर्कले, ह्यूम और कांट का विशेष अध्ययन कराया जाता था। उसके साथ एंशेंट या मॉडर्न एथिक्स तथा प्राचीन अथवा अर्वाचीन नीतिशास्त्र भी ली जा सकती थी। मैंने मॉडर्न एथिक्स ली। मॉडर्न मैंने शायद यह सोच कर ली थी कि उसमें आधुनिक मानव की समस्याओं का उचित समाधान देने की प्रक्रिया का विवेचन होगा। एंशेंट पुरानी पड़ चुकी होगी, उसका ऐतिहासिक महत्व हो, पर आज के मानव के लिए शायद ही उसका कोई व्यवहारिक उपयोग हो सके। विषयों का चुनाव मैंने स्वयं किया था, कोई इस संबंध में राय देने वाला था भी नहीं। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में मुझे आनंद आता था, विशेषकर अंग्रेजी कविता के अध्ययन में। फिलॉसफी तो मैं जिद्दन पढ़ रहा था, पर यह भी विचित्र बात है कि मेरे सबसे अधिक नंबर फिलॉसफी में ही आया करते थे। अंग्रेजी में मैं मिस्टर अर्थात तब लोग श्री लिखे कहे नहीं जाते थे। एल.डी. गुप्ता और मिस्टर अर्थात तब तक वे डॉक्टर नहीं बने थे। पी.ई. दस्तूर के सेक्शन में था। एल.डी. गुप्ता गुरुवर की आत्मा मुझे यह कहने के लिए क्षमा करे, व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति थे। उन्हें केवल पाठ्यक्रम पढ़ाकर अपनी तनख्वाह लेने के अतिरिक्त न यूनिवर्सिटी से कोई काम था, न विद्यार्थियों से, न सहयोगी अध्यापकों से। बाद को उन्होंने रेनबो रीडर्स बनाई और वे स्कूलों में लग गई। शायद प्रकाशक के प्रयत्नों से तो उन्होंने बड़ा धन कमाया और अपने बेटों के लिए छोड़ गए। उन पर मेरे एक मित्र ने एक लिमरिक बनाई थी, जिसका मज़ा अंग्रेजी जानने वाले ही ले सकेंगे। अनुवाद उसका नहीं हो सकता। कुछ हिंदी और अंग्रेजी की मिक्स पंक्तियाँ यहाँ हैं। आगे कहते हैं कि पी.ई. दस्तूर पारसी थे, अभी जीवित हैं। मैं उनके सेमिनार में भी था। तब दुबले पतले थे, कद में छोटे, हर दिन सूट बूट में साफ, चुस्त दुरुस्त। वे मुझे तेज लड़कों में समझते थे, मुझ में रुचि लेते थे, पर मुझ पर कड़ी नज़र भी रखते थे। मैं उनका आदर करता था, उनसे निकटता का अनुभव करता था, पर उनसे डरता भी था। और लड़के कभी काम न करें तो उनको वे नज़रअंदाज कर जाते थे, पर मैं कभी काम न करूं तो वो मुझे कड़ी से कड़ी डांट पिलाने से बाज न आते थे। मेरे अंग्रेजी स्वाध्याय को व्यवस्थित रूप से परिचालित करने का भी काम उन्होंने ही किया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि बच्चन जी के अंग्रेजी के स्वाध्याय को व्यवस्थित रूप से परिचालित करने का काम किसने किया? तो ये जो गुप्ता जी उन्होंने ही किया है। आगे कहते हैं कि उनका अपना निजी काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था। वे अच्छी किताबों को पढ़ने का सुझाव देते थे। अपने पुस्तकालय से पुस्तकें भी, यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय था ही, मैं पब्लिक लाइब्रेरी का भी सदस्य हो गया था। यदि मुझे यहाँ भी कोई
विश्राम तिवारी का अंग्रेजी संस्करण मिल जाता तो मैं अंग्रेजी किताबों के जंगल में ऐसा भटक जाता कि शायद ही कभी सही सलामत दिमाग लेकर बाहर निकल पाता। गनीमत हुई कि हिंदी की बगीची बहुत छोटी थी। हिंदी में हमें मिस्टर अर्थात डॉक्टर शायद बाद को धीरेन्द्र वर्मा और मिस्टर डीपी शुक्ला पढ़ाते थे। वर्मा जी लंबे अपने बंद कॉलर के कोट पैंट में ज्यामिति के लंबे परपेंडिकुलर के समान दुबले पतले, बोलने में न आरोह न अवरोह, चेहरे पर न कभी प्रसन्नता न मलिनता, हमें खड़ी बोली कविता पढ़ाते थे, यानी प्रिय प्रवास। बात को भाषा शास्त्र उनका प्रिय विषय। लड़के उनको भिंडी कहते थे। विभाग के अध्यक्ष वही थे। शुक्ला जी उनके प्रतिलोम थे। कद में तो शायद वर्मा जी से 19, पर काया से भारी भरकम। कोट पैंट वे भी पहनते थे, पर ऐसा लगता था कि कोट पैंट नुमा एक बड़ा सा थैला बनाकर उसमें उन्हें भर दिया गया है और उनका कुम्हड़े सा सिर भर बाहर निकल रहा है। पान खाते थे, शायद 10-20 बीड़े घर से लगवाकर एक पनडब्बे में लाते थे, जो उनकी पैंट की किसी जेब में पड़ा रहता था, पर बाहर से उनके भीतर होने का कुछ पता न चलता था। कभी कभी मुंह के दाहिने या बाएं कोने से पान की पीक की निहायत पतली सी लीक उनकी दूहरी गुलगुली ढोड़ी की ओर सरकती नजर आती थी, जिसके प्रति यदा कदा सचेत होवे अचानक अपनी मोटी हथेलियों से उसे पोंछ देते थे। शरीर से ही नहीं, स्वभाव से भी वर्मा जी के प्रतिलोम थे। यूँ तो एक भूंडी सी मुस्कान उनके चेहरे पर हर समय खिलती रहती थी, पर ऐसा भी लगता था कि हर दूसरे तीसरे मिनट उन्हें कोई गुदगुदा देता था और वे अकारण हंस पड़ते थे। हंसते तो अगल बगल के 2 जरा लंबे दांत उनके होठों के बाहर निकल पड़ते थे। इंदौर का एक लड़का भटनागर था। उसने यूनिवर्सिटी के 10 अध्यापकों को दशावतार मानकर एक कवित्त लिखा था। जब वह सुनाता तो वाराह रूप शुक्ला जी पर हम खूब हंसते। वर्णन उन पर सटीक बैठता था। लड़के उनको भगवान कहते थे। गद्य और कथा साहित्य कुछ दिनों हमें पंडित ललिता प्रसाद शुक्ल ने पढ़ाया था। बाद को वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाध्यक्ष हो गए। उनका स्वर्गवास हो गया। मेटाफिजिक्स हमें मिस्टर AC मुखर्जी और मॉडर्न एथिक्स मिस्टर NC मुखर्जी ने पढ़ाया था। AC मुखर्जी अपनी फिलासफरी खब्दुल हवासी के लिए प्रसिद्ध थे। हम लोग क्लास में पहुँचे हैं और उन्होंने धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया है। हमारी समझ में कुछ नहीं आता। सब सिर के ऊपर से तेज हवा सा गुजर रहा है। किसी को उठकर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। बीच में कोई सवाल वे ही पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाता। अरे फला कहाँ है? क्लास का सबसे तेज लड़का। वह तो नहीं है। इस नाम का कोई लड़का इस क्लास में नहीं है। कुछ घबरा कर पूछते हैं, व्हाट क्लास इज़ दिस? ये कौन क्लास है? कोई उत्तर देता है, BA फर्स्ट ईयर। प्रोफेसर साहब अपने दोनों हाथ अपने माथे से लगाते हैं। माय गॉड, आई थॉट इट वाज MA फाइनल। मैंने समझा MA फाइनल का दर्जा है और वे BA फर्स्ट ईयर वाला लेक्चर शुरू कर देते हैं। NC मुखर्जी अपनी जवानी में ईसाई हो गए थे। कद के लंबे, शरीर से भरे पर मोटे नहीं, बड़ी घनी मूछें, मोटा चश्मा लगाते थे, मोटा हैट पहनते थे। कुर्सी पर बैठकर वे सिर्फ हाजिरी लेते थे, फिर मेज पर बैठकर एक पांव लटकाए एक घुटने से मोड़कर सामने लड़कों वाली मेज पर रख कर पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का ढंग सुकराती था, यानी वे लड़कों से पहले आकर प्रश्न पूछते थे और उनके उत्तर की गलती और त्रुटि बतलाते हुए विषय को ठीक ठीक ग्राह्य बना देते थे। वे इस बात को पसंद करते थे कि लड़का उनसे खूब प्रश्न करे।
उल्टा सीधा कैसा भी, पर उनसे बहस मुबाहिसा उन दिनों से बहस मुबाहिसा करता जाए। प्रश्नों से ही उत्तेजित होकर वे अपने विषय का प्रतिपादन करते थे। मैं उन दिनों आर्य समाजी मनोवृत्ति का था और उनसे बड़ी कठुज्जती करता था, पर वे इसका बिल्कुल बुरा न मानते थे। मैंने उनको सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति भेंट की थी। उनका विश्वास था कि जो विद्यार्थी जिस मानसिक स्तर पर है उसको वहीं से उठाना होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जीवन को पहचानने और परखने के लिए तुम बुद्धि, तर्क, विवेक का चश्मा शायद ही लगा सको। उसकी और तुम्हारी सारी पहुँच भावना प्रेरित है। भावना जल है, उस पर देश काल गति का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। विवेक चट्टान है, उस पर परछाइयाँ पड़कर हटती मिटती रहती हैं। जल में तैरा जा सकता है, उस पर घर नहीं बनाया जा सकता। घर चट्टान पर ही बनता है। घर में रहने वाले अधिक सुरक्षित व्यवस्थित अनुभव करता है, पर अपनी प्रकृति से लड़कर कोई सफल भी नहीं होता। आगे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मेरे घर से 4 मील से ऊपर होगी। मैं पैदल यूनिवर्सिटी जाता, पैदल लौटता। इसमें बहुत सा समय बर्बाद होता। मैंने चलते हुए पढ़ने की आदत डाली। इलाहाबाद में एक आदमी था जो एक हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल चलाता था, दूसरे हाथ से एक किताब पकड़कर पढ़ता जाता था। वर्षों मैंने उसको ऐसे ही देखा और कभी नहीं सुना कि वह किसी दुर्घटना में फंसा। चलते हुए पढ़ने से चाल कुछ मंद हो जाती, पर चलने का सब समय रास्ता तय करने के अतिरिक्त पढ़ाई का लाभ भी कमा लेता। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च, फीस, महंगी किताबें, पढ़ने लिखने के सामान पर ज़्यादा आता है। मैंने एक के बजाय 2 ट्यूशनें कर लीं। एक पर सुबह को जाता, एक पर शाम को। दोनों से 20-25 रुपए मिल जाते। 4 बजे सुबह उठ जाता, अपनी पढ़ाई करता, फिर ट्यूशन पर जाता। शाम को ट्यूशन से लौटकर रात को 12 बजे तक पढ़ता। बस 4 घंटे सोना मेरे लिए पर्याप्त होता। पिताजी ने विश्वास दिलाया था कि नींद सोने के घंटों से नहीं, उसकी घनता से पूरी होती है। बहुत दिनों तक मैं रात को केवल 2 घंटे सोता, 12 से 2। बात को कहीं मैंने बेनीपुरी जी के एक लेख में पढ़ा कि 12 से पहले तो आदमी को सोना नहीं चाहिए। यह क्या कि एक तारीख को सोए और दूसरी तारीख को उठे। मैं तो बहुत पहले से इसका अभ्यास कर रहा था। डॉक्टर जॉनसन ने भी कहीं लिखा था, जनाब, जो 12 बजे रात के पहले सोता है वह स्काउंड्रल है, यानी कमीना। पिता की सीख में जो कमी थी वह विश्राम तिवारी ने पूरी कर दी थी। बचपन में पड़ा संस्कार प्रायः अमिट होता है। उन्होंने मेरे कानों में जैसे पेंचकस से यह श्लोक पेश कर दिया, कागचेष्टा बको ध्यानम श्वानिद्रा तथैव च अल्पभोजी स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विश्राम तिवारी मेरे यूनिवर्सिटी जीवन में मुझे देखते तो मुझे 100 में से 101 नंबर देते। डॉक्टर जॉनसन मुझे कमीना न कहते, बेनीपुरी मेरी पीठ ठोकते, और मेरे पिताजी तो इस बात से प्रसन्न थे ही कि कम से कम सोने जागने के मामले में उनका बड़ा लड़का उनके चरण चिन्हों पर चल रहा है। उन्होंने तो अपने जीवन भर की सोने की कमी पायनियर प्रेस से सेवामुक्त होकर पूरी कर ली। दिन रात सुबह शाम जब समय मिले तब सो कर, पर उनका लड़का कलम घिसाई के ऐसे पेशे में पड़ा है कि सेवा मुक्त होकर भी अपनी नींद की कमी पूरे करने का अवसर नहीं पाता। शायद उसकी नींद तो मृत्यु शैया पर ही पूरी हो। मेरे ससुर जी को जब मेरे पैदल चलाई का पता लगा तो उन्होंने दया द्रवित होकर मेरे लिए एक नई साइकिल भेज दी। उन दिनों हमारी बिरादरी में दूल्हे शादी के समय कलेवा खाने में बड़ा ठनगन करते थे।
कोई ग्रामोफोन मांगता था, कोई फ़ोटो खींचने का कैमरा, कोई घड़ी, कोई साइकिल। अब तो शायद रेडियो, फ्रिजिडेयर, मोटर मांगते हों। मैंने उस समय कुछ नहीं मांगा था। अब उन्होंने साइकिल भेज दी तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हुआ। साइकिल से मेरे श्रम और समय की बड़ी बचत हुई। पढ़ने सोने को कुछ समय अधिक मिल गया। ट्यूशनें दोनों चलती रही। इसी समय मेरी ससुराल पर एक संकट आ गया कि मेरी सास को मंद ज्वर रहने लगा, जो कि आगे चलकर क्षय अर्थात टीबी के रूप में बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, आगे बच्चन जी की सास को क्षय अथवा टीबी का जो रोग हुआ था उसका इलाज किस तरह हुआ या सेवा किसने की, इन घटनाओं को जानने के लिए आप अगला सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यह सेशन यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।